My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएड द्वितीय सेमेस्टर में जो सत्र 2021-22 में विद्यार्थी थे, उनके लिए एक कोर्स था जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 109A 109A और कोर्स का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत। और इस कोर्स का इस पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, वो हुआ था 29 जून 2022 को। तो 29 जून 2022 को जो पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर में डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा, क्या हल होगा, इसको हम लोग आज की इस क्लास में, इस वीडियो में देखेंगे, उस पर चर्चा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन ए या डिस्क्रिप्टिव व्याख्यात्मक में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उसके बाद हम लोग सेक्शन बी या जो आपका बहुविकल्पी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर आ गया है। खंड अ व्याख्यात्मक सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 एजू बीएड 109A दैट इज फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और साथ ही साथ एजू बीएड 109B दैट इज फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो दोनों पेपर था वो एक ही समय में हुआ था, तो जो दोनों पेपर है वो एक साथ आया था, इसलिए इसके ऊपर आप देखिए 109A और 109B दोनों लिखा हुआ है। ये जो है 4 क्रेडिट का पेपर है। इसमें देखिए नोट में लिखा है कि प्रश्न पुस्तिका में संकेतांक एजू बीएड 109A और एजू बीएड 109B दोनों प्रश्न पत्रों के प्रश्न है। अभ्यर्थी को खंड अ व्याख्यात्मक एवं खंड ब बहुविकल्पी दोनों खंड में से एक ही संकेतांक दैट इज क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र के प्रश्न करने हैं। तो ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। आपने 109A फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन लिया है कि 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग लिया है, उसको ध्यान में रखिए और उसी कोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, कभी कभी विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि उनका इंक्लूसिव एजुकेशन है लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, या गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और पेपर उन्होंने ओपन किया और सबसे ऊपर फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन थे तो उसी को सॉल्व करना प्रारंभ कर दिया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। पहले आप इंश्योर हो लीजिए कि आपका कौन सा पेपर है और उस जो आपका कोर्स जो आपने सेलेक्ट किया है उसके क्वेश्चंस कहाँ दिए गए। जैसे इस पेपर में सबसे पहले 109A के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके बाद स्पेस दिया गया है लिखने के लिए, और उसके बाद 109B के क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिर उसके लिए स्पेस दिया गया है। ये सारे डिटेल्स आपको भरने हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके लिए जो टाइम लिमिट है वो 1 घंटे की है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 15 अंक, अर्थात 15 अंकों का ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर है। सारे डिटेल भर लेने के बाद जब आप पेज को पलटेंगे तो आपके समक्ष एजू बीएड 109A फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एम्स एंड इम्पोर्टेंस, अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है उसको परिभाषित कीजिए। समावेगी नहीं होगा बल्कि समावेशी शिक्षा को परिभाषित कीजिए तथा इसके उद्देश्य व महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा, उसकी 1-2 डिफिनीशंस बताएंगे, उस जो भी आपको याद होगा लिखेंगे किसी के अनुसार, देन उसको कंक्लूड करेंगे आपके अनुसार क्या उसकी डिफिनीशन है। उसके बाद फिर अगला हेडिंग डालेंगे एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। देन नेक्स्ट हेडिंग विल बी इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा का महत्व, और उसको भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशिष्ट शिक्षा के संदर्भ में प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का वर्णन कीजिए। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको हम POA भी कहते हैं,
POA या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसका वर्णन आपको पॉइंट वाइज कर देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीयर ग्रुप्स टू एजुकेटिंग द स्पेशल नीड लर्नर्स, अर्थात जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं या स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स या लर्नर्स है, उन बच्चों को शिक्षित करने में जो सहकर्मी समूह होता है उसकी क्या भूमिका होती है, उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पीयर ग्रुप से जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं अपने पीयर ग्रुप से बहुत अधिक सीखते हैं, उनका क्या रोल होता है एक दूसरे की शिक्षा को आगे बढ़ाने में, इसी को लेकर के आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करने में जो उनका पीयर ग्रुप होता है, सहकर्मी समूह होता है, उनके क्या रोल्स होते हैं, क्या भूमिका होती है, उसको आप पॉइंट वाइज लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिसको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं का आपको वर्णन करना है इस प्रश्न के आंसर में। आपको ध्यान देना चाहिए कि ढेर सारी विशेषताएं हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की या प्रतिभाशाली बालक की, लेकिन आप मेजर हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन या प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, और पॉइंट वाइज अब विशेषताओं का वर्णन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, डिस्क्राइब द काजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अर्थात बाल अपराधी कौन है और बाल अपराध के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि बाल अपराधी या जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स किसे कहते हैं, कौन बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं, और उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी या बाल अपराध के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों को आपको पॉइंट वाइज हेडिंग डाल करके उसका आंसर लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, या संवेगात्मक रूप से जो विक्षिप्त बालक होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको आप स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी हेडिंग आपको डालना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन या संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की विशेषताएं, और उसके बाद हेडिंग डाल करके पॉइंट वाइज आपको उन विशेषताओं का वर्णन करना है। तो इस तरह से देखिए आपको सेक्शन ए में फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या एजू बीएड 109A के जो सेक्शन ए है डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, उसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों में से आपको किन्हीं भी 3 प्रश्नों का आंसर लिखना है जिसकी तैयारी आपकी सबसे अच्छी है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, सभी प्रश्न 5 नंबर के हैं। अब एक और बात है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप देखेंगे कि उसी के नीचे क्वेश्चन दिया गया और उसी के नीचे स्पेस दिया गया है लिखने के लिए। आप देखिए यहाँ पे पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें भी आधा पेज खाली है, तो ये पेज आपको मिल जाएगा। और आप देखेंगे लास्ट में जो स्पेस है पेज नंबर 8 तक, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लगभग आपको 6 पेजेज मिलते हैं और 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हर प्रश्न के उत्तर लगभग आप 2 पेज में लिखिए। आवश्यकता से अधिक किसी क्वेश्चन का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप आवश्यकता से अधिक लिखेंगे तो आपके पास पेज की कमी हो जाए, क्योंकि इसमें बी कॉपी नहीं मिलती है। तो ये हो गया आपका एजू बीएड 109A फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के जो डिस्क्रिप्टिव पेपर थे या डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। अब मेन पोर्शन दैट इज एजू बीएड 109A का जो ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय पेपर आया था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय पेपर था उसमें कुल जो है 40 प्रश्न दिए गए थे। प्रत्येक प्रश्न के 1.5 नंबर्स या अंक थे। मैक्सिमम मार्क्स था 60 और टाइम अलॉटेड आपके लिए जो होता है वो होता है 1.5 आवर या 1.5 घंटा। सत्र जो 22 में जो एग्जाम हुआ था उसमें टाइम अलॉटेड था 1.5 आवर का। 40 प्रश्न दिए गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं। प्रत्येक प्रश्न के 1.5 अंक है। प्रश्न दिया रहता है बुकलेट में और उसका आंसर आपको OMR सीट पे काला करके ABCD को काला करके देना होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है एजू बीएड 109A का। द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स क्लास, संसाधन कक्ष क्या है। एंड योर ऑप्शंस आर ए चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स कम टू दिस रूम फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, इस कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे थोड़ी देर के लिए शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। बी है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स स्पेंड मोर देन हाफ द टाइम इन दिस रूम ड्यूरिंग द इंटायर स्कूल टर्म, इस कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पूरी स्कूल अवधि के दौरान आधे से अधिक समय तक गुजारते हैं।
सी इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्पेंड द इंटायर ऑफ देयर स्कूल टर्म इन दिस रूम। इस कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपनी स्कूल अवधि की पूरा समय गुजारते हैं। डी है नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो संसाधन कक्ष होता है, संसाधन कक्ष की व्यवस्था जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर होते हैं, और जिन विद्यार्थियों को कुछ समस्या होती है उन विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए संसाधन कक्ष होता है। तो संसाधन कक्ष में क्या होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो थोड़ी देर के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा दैट इज विल बी द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है व्हाट इज नॉट द जॉब ऑफ रिसोर्स टीचर। संसाधन शिक्षक के कार्य क्या नहीं है। जो पहला प्रश्न था उसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि जो रिसोर्स टीचर होता है उसका कार्य क्या नहीं है। ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है कि क्या कार्य नहीं है। व्हाट इज नॉट द जॉब ऑफ रिसोर्स टीचर। योर ऑप्शंस आर ए प्रोवाइड कोऑर्डिनेटेड ट्रेनिंग टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण देना। बी है आइडेंटिफाइंग स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कौशल की पहचान करना। सी इज प्रोवाइड होम एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर लाकर शिक्षा प्रदान करना। एंड डी इज फाइंडिंग आउट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन, या समस्याग्रस्त बच्चों की शक्तियों एवं कमजोरियों का पता लगाना। तो जो संसाधन शिक्षक होता है वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समन्वयपूर्ण प्रशिक्षण भी देता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कौशल की पहचान भी करता है, और समस्याग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनकी शक्तियों और कमजोरियों का भी पता लगाता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही, लेकिन सी ऑप्शन है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर लाकर शिक्षा देना। प्रोवाइड होम एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो घर पे ला करके रिसोर्स टीचर जो है शिक्षा उनको नहीं देता है। तो यही जो सी है, सी किसी भी संसाधन शिक्षक का कार्य नहीं होता है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है which of the following tool of evaluation a subject is used to reveal an individual's strengths and weaknesses in a certain course of study। किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अध्ययन के एक निश्चित पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत प्रबलताओं एवं कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एप्टीट्यूड टेस्ट, और यहाँ हिंदी में लिखा है रुचि परीक्षण, तो ये गलत है। रुचि परीक्षण नहीं होता है, बल्कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्षमता परीक्षण। दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। तीसरा समेटिव टेस्ट या योगात्मक परीक्षण। और चौथा है अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए कि किसी विषय के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अध्ययन के निश्चित पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत प्रबलताओं और व्यक्तिगत कमजोरियों को प्रकट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अर्थात जो बालक है उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ कहाँ पर वह कमजोर है, इसका पता लगाने के लिए हम किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट का नहीं करते, समेटिव का नहीं, यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो स्किल से रिलेटेड होता है। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है या निदानात्मक परीक्षण होता है उसका कार्य यही होता है कि जो विद्यार्थी की अधिगम में जो बैरियर्स आ रहे हैं, अर्थात उसकी जो कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों का, उन बाधाओं का पता लगाना। सो हियर द बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विथ। विशेष शिक्षा की एक शाखा है जो संबंधित है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल्स, विशेष स्कूल में बच्चों को शिक्षित करना। बी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों को विशेष शिक्षा का अवसर प्रदान करना। सी इंस्ट्रक्शंस डिजाइनिंग फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना। एंड डी इज एजुकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल जॉब्स, या छात्रों को विशेष नौकरियों की तैयारी के लिए शिक्षा प्रदान करना। ध्यान से पढ़िए, देखिए प्रश्न जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष शिक्षा की एक शाखा है, स्पेशल एजुकेशन इज अ ब्रांच ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विथ। तो क्या होता है इसमें, विशेष स्कूलों में बच्चों को शिक्षित करना यह काम है, ये होता ही है। छात्रों को विशेष शिक्षा का अवसर प्रदान करना यह भी होता है। और एजुकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेशल जॉब्स, छात्रों को विशेष नौकरियों की तैयारी के लिए शिक्षा प्रदान करना एक ये है। और सी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाना।
अब इसमें से देखिए प्रश्न है कि शिक्षा की एक शाखा है, इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि विशेष शिक्षा जो शिक्षा की एक शाखा है उसके अंतर्गत क्या होता है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दिशा निर्देश हेतु योजना बनाई जाती है और उसी योजना का अनुपालन किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस आर डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स इन स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत इंस्ट्रक्शंस आर डिजाइंड फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, which agency has been assigned for monitoring the Child's Right on Education Act at the national level? राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का कार्य किस संस्था को सौंपा गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको हम एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं। बी इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जिसको हम एनसीटी के नाम से जानते हैं। सी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम सीबीएसई के नाम से जानते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। एंड डी इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जिसको हम एनसीपीआर के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहा जाता है। तो जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग था यह कब बना था? इट वॉज फॉर्म्ड इन मार्च 2007। कब बना? मार्च 2007 में बना है ये, और यही है जिसको हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की निगरानी करने वाली संस्था। तो बच्चों के राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा के अधिकार की निगरानी करने का कार्य जो है वो एनसीपीसीआर या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को सौंपा गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स आर रेगुलेटेड बाई। समस्त शिक्षक शिक्षा संस्थान जो कि विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम संचालित करते हैं वो किससे नियंत्रित होते हैं, किससे रेगुलेट होते हैं? योर ऑप्शंस आर ए एनसीटी, बी एनसीईआरटी, सी आरसीआई एंड डी एमसीआई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब स्पेशल एजुकेशन या विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं तो वहां पे नाम आता है आरसीआई का। आरसीआई दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और आरसीआई वाज सेट अप एज रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986। यह जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में 1986 में रजिस्टर्ड हुई थी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर है दैट इज द सी ऑप्शन, राइट ऑप्शन, आरसीआई दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, इन विच ईयर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ था? देखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा कर रहे थे कि आरसीआई वाज सेटअप एज रजिस्टर्ड सोसाइटी इन 1986, अर्थात 1986 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि भारत के संसद द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अध्यादेश किस वर्ष पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? दैट वाज पास्ड इन 1992, 1992 में पारित हुआ था। इन September 1992 the RCI Act was enacted by the Parliament of India and it becomes a statutory body on 22nd June 1993। तो 1993 को ये क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। जो एक्ट था आरसीआई एक्ट यह सितंबर 1992 को पास होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी द सी ऑप्शन इन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट? किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है? एंड योर ऑप्शंस आर ए 5 to 15 years, 6 to 12 years, 6 to 14 years एंड 6 to 16 years। तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑफ एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम, उसके अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं जिनकी एज क्या होती है 6 से लेकर के 14 वर्ष होती है, वे बच्चे राइट टू एजुकेशन के एक्ट या शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न है व्हेन वाज आरटी इम्प्लीमेंटेड। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे राइट टू एजुकेशन या राइट ऑफ एजुकेशन, तो ये राइट ऑफ एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है यह कब इम्प्लीमेंट हुआ, कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ, योर ऑप्शंस आर 2009, 2010, 2005 एंड नन ऑफ दिस। तो कब लागू हुआ आपको याद होगा 2010। जो 1 अप्रैल 2010 से आरटी एक्ट जो है वो लागू होता है। आरटी एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 और ऑन 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था या आरटी एक्ट था वह लागू होता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है इंटीग्रेटेड एजुकेशन हैज ए सेंट्रल रोल। समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका में होता है। अब समेकित शिक्षा में केंद्रीय भूमिका में कौन होता है ये प्रश्न है। योर ऑप्शंस आर ए मदर फादर दैट इज पेरेंट्स या माता पिता, बी है टीचर, सी है सिलेबस एंड डी है क्लासमेट या सहपाठी। अब यहाँ देखिए समेकित शिक्षा या जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है इसमें माता पिता का उतना रोल नहीं है, पाठ्यक्रम का भी नहीं है, शिक्षक और सहपाठी का बहुत अधिक रोल होता है। लेकिन जो शिक्षक होते हैं दो प्रकार के शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं दो प्रकार के टीचर होते हैं। एक तो वो टीचर होता है जो क्लास में विद्यार्थियों को रेगुलर पढ़ाता है, जिसको हम क्लासरूम टीचर कहते हैं या कक्ष शिक्षक या कक्षा शिक्षक कहते हैं, क्लासरूम टीचर। दूसरा होता है रिसोर्स टीचर, जिसको हम स्रोत शिक्षक कहते हैं या रिसोर्स टीचर कहते हैं। तो ये जो रिसोर्स टीचर होते हैं और जो क्लासरूम टीचर होते हैं इनका समेकित शिक्षा में बहुत ही अधिक योगदान होता है, केंद्रीय भूमिका होती है। उसके साथ साथ जो सहपाठी होते हैं उनकी भी भूमिका होती है। लेकिन इस जो प्रश्न दिया गया इस प्रश्न में चूँकि रिसोर्स टीचर भी होते हैं, क्लासरूम टीचर भी होते हैं और उन्हीं की इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है समेकित शिक्षा का सक्सेस, सफलता। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा, दैट शुड बी और टीचर या शिक्षक होना चाहिए। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन है एन इटिनरेंट टीचर इज आर हु इज। एक भ्रमणशील शिक्षक वह होता है या एक भ्रमणकारी शिक्षक वह होता है। एंड ऑप्शंस आर ए क्वालिफाइड टू ऑफर स्पेशल सर्विस इन डिफरेंट इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड स्कूल, अर्थात विभिन्न समावेशी या एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने के जो योग होता है उसे हम भ्रमणशील शिक्षक कहते हैं। बी दैट इज एक्सपर्ट इन नंबर ऑफ करिकुलर एरियाज, या कई पाठचर्या क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होता है, एक्सपर्ट होता है। सी इज अ स्पेशल टीचर अपॉइंटेड फॉर अ पार्टिकुलर इंक्लूसिव स्कूल, एक विशेष समावेशी स्कूल के लिए नियुक्त एक विशेष शिक्षक। एंड डी इज अ स्पेशल टीचर अपॉइंटेड टेम्पोरली ऑन एडहॉक बेसिस, या तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त एक विशेष शिक्षक। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आपका जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन है दैट इज एक भ्रमणकाली शिक्षक वह होता है और एन इटिनरेंट टीचर इज आर हु इज। तो डियर स्टूडेंट, जो इटिनरेंट टीचर होते हैं, एन इटिनरेंट टीचर हु मूव्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन बाय अ रिसोर्स पर्सन। जो अभी हमने रिसोर्स टीचर की बात की पिछले क्वेश्चन में, तो वही रिसोर्स पर्सन या वही रिसोर्स टीचर जो एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भ्रमण करते हैं उन्हीं को हम भ्रमणकाली शिक्षक कहते हैं। तो जो ऑप्शंस दिया गया है उस ऑप्शन में आप देखिए क्वालिफाइड टू ऑफर स्पेशल सर्विस इन डिफरेंट इंक्लूसिव या इंटीग्रेटेड स्कूल, ऐसे शिक्षक जो विभिन्न समावेशी या एकीकृत विद्यालय में विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं या करने के योग्य होते हैं, उसी को हम भ्रमणकाली शिक्षक कहते हैं। अर्थात तो भ्रमण करके किसी एक स्कूल में पॉइंट नहीं होता है, किसी एक स्कूल में एक्सपर्ट टीचर या इस रिसोर्स टीचर के रूप में पॉइंट नहीं होता है, बल्कि कई विद्यालयों को वो अपनी सेवा प्रदान करता है एक स्कूल टीचर के रूप में, और उसके पास समावेशी या एकीकृत विद्यालयों में विशेष सेवाएं प्रदान करने की एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है। तो ऐसे शिक्षक को वी कॉल इटिनरेंट टीचर और भ्रमणकारी शिक्षक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। द क्वेश्चन इज द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन रिफर्स टू। समावेशी शिक्षा शब्द का अर्थ है, and your options are A education of children belong to scheduled caste and scheduled tribe, that is अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के बच्चों की शिक्षा। B education of children with disabilities along normal, विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की शिक्षा। C is education in multi grade
सेटिंग, मल्टीग्रेड सेटिंग में शिक्षा, एंड डी इज एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम माइनॉरिटी ग्रुप्स या अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की शिक्षा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन या जो टर्म है समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जहां पर जो चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड्स अर्थात विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वे जो है नॉर्मल स्टूडेंट्स जो होते हैं, सामान्य जो विद्यार्थी हैं उनके साथ में रह करके शिक्षा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज अलोंग नॉर्मल, दैट इज विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की शिक्षा, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समावेशी शिक्षा का शब्द का अर्थ है विकलांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ प्री नैटल मेंटल रिटार्डेशन। ये जो प्रश्न है वो आपका EMR से है, मेंटल रिटार्डेशन से है। निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है? प्री नैटल मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहा है। एंड योर ऑप्शंस आर ए एक्सीडेंटल ब्रेन डैमेज या आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, बी इज मेडिसिन या औषधि, सी इज रेडिएशन या विकिरण, एंड डी इज जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जन्म के पूर्व मानसिक मंदता का कारक क्या नहीं है। मीन्स जब बालक जो होता है शिशु के रूप में जब गर्भ में होता है तो गर्भ में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं या क्या क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण बालक जो है वो मानसिक मंदित हो जाता है या मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। तो क्या हो सकता है, एक तो जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म, अनुवांशिक और उपापचय या चयापचय या फिर उसका मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, पेरेंट्स के या माता पिता के जो माँ होती है उससे रिलेटेड हो सकता है, जेनेटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ जो रेडिएशंस के इफेक्ट हो सकते हैं, विकिरण का इफेक्ट हो सकता है, और कुछ दवाओं के भी साइड इफेक्ट या मेडिसिन हो सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न आपका है कि कौन सा जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है। तो कारक नहीं में एक्सीडेंटल ब्रेन डैमेज जो है वो जन्म पूर्व नहीं बल्कि अधिकांशतः जन्म के बाद होता है। तो आकस्मिक मस्तिष्क क्षति जो है वो जो है नहीं होगा इसका ऑप्शन। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक्सीडेंटल ब्रेन डैमेज जो है वो जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ इमोशनली न्यूरोटिक चिल्ड्रन इज। संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों का मुख्य कारण क्या है? एंड योर ऑप्शंस आर ए इनहेरिटेंस और वंशानुक्रम, बी इज एटमॉस्फेयर या वातावरण, सी इज बोथ दैट इज इनहेरिटेंस एंड एटमॉस्फेयर, एंड डी इज नन ऑफ द एबव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो संवेगात्मक रूप से विकसित बालक होते हैं, इमोशनली न्यूरोटिक चिल्ड्रन होते हैं, उसके पीछे जो कॉज होता है उसमें इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है। सो इन दिस केस द सी ऑप्शन दैट इज बोथ इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर्स आर। या स्लो लर्नर जो होता है, जो मंद अधिगम वाला बालक होता है, उस बालक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? एंड योर ऑप्शंस आर ए एकेडमिक माइंडसेट, यहाँ पे एकेडमिक माइंडसेट लिखा है दैट इज शैक्षिक मंदता, बी है लैंग्वेज डिफेक्ट या भाषा का दोष, सी है स्पीच इम्पेडिमेंट या वाणी बाधिता, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो जो मानसिक रूप से मंदित बालक होते हैं या स्लो लर्नर स्टूडेंट्स होते हैं, जो मंद अधिगम वाले बालक होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, ये प्रश्न है। तो मानसिक रूप मंद अधिगम वाले जो बालक होते हैं उनके अंदर शैक्षिक मंदता का भी गुण होता है, उनके अंदर लैंग्वेज डिफेक्ट या भाषा दोष का भी गुण होता है, और उनके अंदर वाणी बाधिता का भी गुण होता है। सो हियर वी कैन से दैट द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न है व्हाट इज द IQ दैट इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ऑफ अ स्लो लर्नर। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रॉम 75 to 90, बी फ्रॉम 60 to 70, सी फ्रॉम 100 to 110, एंड डी फ्रॉम 40 to 60। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न है कि IQ लेवल ऑफ स्लो लर्नर, जो धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं, उनका जो IQ होता है वो क्या होता है। तो जो हमारे सामान्य विद्यार्थी होते हैं उनका IQ होता है 90 से लेकर के
10 के बीच में। तो 90 से 110 वाले जो विद्यार्थी होते हैं या बालक होते हैं वे सामान्य होते हैं, एवरेज होते हैं। अब इसके नीचे जब हम आते हैं तो वहाँ पे होते हैं स्लो लर्नर्स। तो स्लो लर्नर्स का क्या होगा, दैट्स IQ विल बी फ्रॉम 75 to 90। द IQ ऑफ स्लो लर्नर इज बिटवीन 80 and 90 एज पर स्टर्न एंड टर्मन। स्टर्न और टर्मन की अगर हम बात करते हैं तो स्टर्न एंड टर्मन ने कहा था कि 80 से लेकर के 90 के IQ जो होता है वो स्लो लर्नर्स का होता है बिटवीन 80 to 90। द स्लो लर्नर इज जनरली कंसिडर्ड एज ए स्टूडेंट हु अचीव्स अ फुल स्केल स्कोर बिटवीन 70 to 85 और 89 फॉर्मल IQ टेस्टी। जो फॉर्मल IQ टेस्टी होता है उसमें 70 से 85 या 70 से 90 के बीच का स्कोर होता है जो स्लो लर्नर का होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है फ्रॉम 75 to 90 दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है हाउ शुड अ टीचर ट्रीट चाइल्ड विथ डिसएबिलिटीज। विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए। एंड ऑप्शंस आर ए लविंग बिहेवियर या प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, बी इग्नोरेंस या उपेक्षा करनी चाहिए, सी इनडिफरेंस या उदासीन रहना चाहिए, एंड डी नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऑलवेज लविंग बिहेवियर होना चाहिए, प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। अ टीचर शुड ट्रीट चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज बाय लविंग बिहेवियर या प्रेमपूर्ण व्यवहार हमेशा किसी शिक्षक को विकलांग बच्चों के साथ रखना चाहिए। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18। प्रश्न है देयर शुड बी अ करिकुलम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। एंड ऑप्शंस आर ए सेम फॉर ऑल दैट इज सभी के लिए एक समान, बी है सिचुएशन या स्थिर, सी है फ्लेक्सिबल या लचीला, एंड डी है डिफरेंट फॉर ईच स्टूडेंट्स या प्रत्येक छात्र के लिए अलग होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन है या समावेशी शिक्षा है इसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो व्यवहारिक एवं कक्षागत परिस्थितियों में सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को एक साथ लेकर के चल सके। तो सामान्य और जो विशिष्ट बालक हैं उन दोनों को एक साथ लेकर के चलने वाला जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ फ्लेक्सिबल करिकुलम। वह एक लचीले प्रकार का पाठ्यक्रम होगा। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लचीला होगा तभी वह सामान्य विद्यार्थियों की भी आवश्यकता को ध्यान में रखेगा और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए उसमें कंटेंट या मैटर होगा उस करिकुलम में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न संख्या 19। प्रश्न है व्हाट डज मेन स्ट्रीमिंग मीन। जो मेन स्ट्रीम की हम हमेशा बात करते हैं तो मुख्य धारा में शामिल करने से क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है। एंड ऑप्शंस आर ए कोऑर्डिनेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन सिमिलर मैनर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में समन्वित करना, बी इज टू प्रोवाइड स्पेशल स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना, सी इज टू प्रोवाइड एजुकेशन एट होम टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करना, एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डज मेन स्ट्रीमिंग मीन्स। जो मेन स्ट्रीमिंग या मुख्य धारा में शामिल करने से बात है वो क्या है। तो टू प्रोवाइड एजुकेशन एट होम टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स ये तो नहीं होगा। टू प्रोवाइड स्पेशल स्कूल टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जब स्पेशल स्कूल में आप डाल देंगे तो अलग हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, कोऑर्डिनेटिव चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन सिमिलर स्कूल्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में ही समन्वित करना क्या होगा, मुख्य धारा में शामिल करने से अर्थ होगा। तो मुख्य धारा में शामिल करना या मेन स्ट्रीम में शामिल करने से अभिप्राय है कि जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं या सामान्य स्कूल हैं उन्हीं सामान्य स्कूल में जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं या दिव्यांग विद्यार्थी हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको भी सामान्य विद्यालयों में समन्वित किया जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है देयर शुड बी एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए। एंड ऑप्शंस आर ए कोऑपरेटिव दैट इज सहयोगपूर्ण, बी कॉर्डियल दैट इज सौहार्दपूर्ण, एंड डी पॉजिटिव दैट इज सकारात्मक, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स इंक्लूसिव एजुकेशन क्लासरूम या
इंक्लूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट जो है या समावेशी कक्षा का जो वातावरण है कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी कोऑपरेटिव, सहयोगपूर्ण, दैट शुड बी कॉर्डियल और सौहार्दपूर्ण, एंड दैट शुड बी पॉजिटिव एंड सकारात्मक। तो सभी होना चाहिए। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन।